केएम रेजिडेंसी गाजियाबाद निवासियों का शांतिपूर्ण विरोध, बिल्डर पर सुविधाएं न देने के आरोप। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित केएम रेजिडेंसी में आज निवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। हर महीने निवासियों का आरोप है कि कानूनी बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को शिकायत दी गई है। हालांकि इस मामले में संबंधित पक्ष की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिक्योरिटी नहीं है, लिफ्ट की एनओसी नहीं है। नाम बताएं और क्या मामला है केएम रेजिडेंसी में कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? मैं संजय अवस्थी हूँ। यहाँ D703 जो है वो मेरा फ्लैट है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। केएम रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट जो है 2010 और 11 में लॉन्च हुआ था। इसका 2015 में इसका कब्जा देने की बात हुई थी, पोजीशन यानी कंप्लीट होने के बाद। और जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो हम सबको बताया गया था कि केएम रेडिसन जो है उसी के जो प्रमोटर्स हैं वो लोग इसको बना रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें 2010-11 में भरा। 2015-16 के आसपास हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके मिलना चाहिए था, लेकिन 15 के आसपास जो बिल्डर है उसने फिर से फंड्स को घुमाना शुरू किया और कंपनी का नाम चेंज करके दामाउंट कर दिया। उस टाइम पे भी हमने दामाउंट का विरोध किया कि हमने केएम रेजिडेंसी में सारा पैसा लगाया है और ये केएम रेजिडेंसी में ही लगना चाहिए। धीरे धीरे बिल्कुल काम रुक सा गया था। हम लोग तब भी डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, पुलिस चौकी गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 2019 में ये हमें पोजीशन फिट आउट पोजीशन मिला। फिट आउट पोजीशन? हाँ, ये सिर्फ बिल्डर्स की सबकी चाल है। पता नहीं क्या कारण है कि इतना शासन प्रशासन सभी है, लेकिन क्या है, बिल्डर पे लगाम लगाने के लिए सब जिसे कहते फेल है। बायर्स सिर्फ यहाँ नहीं, गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह परेशान है। आउट पोजीशन मिलना शुरू हुआ। हमारे जो ब्रोशर था, जो इसमें कीमत थी, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी था, उसके अंदर यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी था, बच्चों के लिए प्ले स्टेशन भी था, यहाँ पे क्लब की भी बात हुई थी या जिम की भी बात हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि ये 10 साल हो गए, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। हमें 2019 में जब पोजीशन दिया गया तो हमसे एक पेपर पे साइन लिया गया जिसकी कॉपी हमें नहीं दी गई। हमें कोई भी ब्लैंक पेपर था, कुछ नोटेड नहीं, एक पेपर इन्हीं का पेपर था, स्टैम्प पेपर टाइप का, जिस पे इन्होंने हमसे साइन लिए और उस पे ये लिखा कि हमारी सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, हम आगे ना रेरा में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। क्या इस तरह की बातें सभी बायर्स के साथ हुई है या सिर्फ सभी के साथ हुई है? सबके साथ। कितने लोग हैं ऐसे? सबके साथ। एक गिनती बता दीजिए, लगभग कितना है? 300 के ऊपर कम से कम। हमें चाबी नहीं दी जा रही थी। ठीक है। हमने 2019 के बाद इसका पोजीशन धीरे धीरे लेना शुरू किया। उसके बाद हम बिल्डर से पूरा का पूरा सहयोग करते रहे। हमें बिल्डर ने डिलेड पेमेंट चार्जेस नहीं दिया। बिल्डर ने हमसे 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली लेना शुरू किया। 10 रुपये प्रति यूनिट? 10 रुपये प्रति यूनिट बिल्डर ने हम लोगों से बिल के हिसाब से लेना शुरू किया। हमने उसको भी दिया कि उसी के अंदर जो था मेंटेनेंस भी मान के चले कि भाई ये उसको कर रहा है, तो हमने उसके लिए भी दिया। 2022-23 के बीच में हमसे मीटर लगवाने के लिए कहा, प्रीपेड मीटर्स, और उस प्रीपेड मीटर में भी उसने धोखाधड़ी करी। उसने 20,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से हम लोगों से पैसा लिया। 2 किलोवाट के कम से कम 40 और 3 किलोवाट के 60, ऐसे करके जब बात की तो 2 किलोवाट के 35,000 के ऊपर बात बन के उसने हमसे। तो हर जगह होता नहीं कि कहीं नहीं होता। हमने ईडीसी भी दिया है, हमने ईईसी भी दिया, हमने सारे चार्जेस दिए, लेकिन उसकी धीरे धीरे चलो मीटर जब से लगना शुरू हो गया हमारे पास, फिर मीटर से पैसे आने वो शुरू हो गए। हम हर कदम पे बिल्डर के सपोर्ट करते रहे। 2023 में बिल्डर ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं इस तरीके से सोसाइटी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप जो है कुछ मेंटेनेंस देना शुरू किए। हमारे परिवार यहाँ पे रहते थे, तो हमने अपने परिवार की खातिर 1 रुपया, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी तो थी नहीं, तो हमने 1 रुपया प्रति उसके हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल्डर को देना शुरू किया। और उससे ये रिक्वेस्ट करी कि अब धीरे धीरे काम जो है उनको ख़त्म कीजिए। लेकिन बिल्डर ने ना तो उसका हिसाब देना शुरू किया, ना उसने इस काम को आगे बढ़ाया। कुछ महीने बाद जब हम लोगों ने देखा कि हमारे पैसे का कोई उपयोग दुरुपयोग हमें पता ही नहीं चल रहा, तो हमने वो देना धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। फिर भी हमारी बिल्डर से बात रही। अब बिल्डर हमें शुरू से हर मौके पे धोखा देता रहा। बिल्डर ने हमें कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने सीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है,
और सीसी के लिए मैंने अप्लाई किया है और सीसी मुझे जीडीए से नहीं मिल रहा। हमने कहा अगर ऐसा है तो आप हमें डॉक्यूमेंट दीजिए। हम बिल्डर के पास जाके, भाई हम जीडीए के पास जाते हैं, हम जीडीए के पास गए, हमने जीडीए के पास आरटीआई लगाई तो आरटीआई में पता चला 2021 अगस्त को बिल्डर ने सीसी के लिए अप्लाई किया था, जिसको एक हफ्ते के अंदर टाइम बाउंड तरीके से जीडीए ने इनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे। जब इन्होंने 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो जीडीए ने सीसी की एप्लीकेशन निरस्त कर दी। अब निरस्त करने के बाद भी ये लोग उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, यानी सारे के सारे शासन प्रशासन आंख मूंद के सोया हुआ है और ये भी ये लोगों को चूना लग रहा है। आप पीछे 1.5 साल से ये कह रहे थे हमें मेंटेनेंस दीजिए। अब पता चल रहा है बिल्डर कह रहा है मैं तो यहाँ से रिज़ाइन कर चुका हूँ और मैं तो मेंटेनेंस मांग ही नहीं रहा। लोग चेक लेके खड़े हैं मेंटेनेंस देने के लिए। यहाँ का कोई बाशिंदा ऐसा नहीं है जो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें हर सुविधा चाहिए। हमारे को आज आप मान के चलें तो 2 लाख के हिसाब से कवर्ड पार्किंग के पैसे बिल्डर ले चुका है, जो कवर्ड पार्किंग नहीं दी। बिल्डर हमारे से 20,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से बैकअप के चार्जेस ले चुका है, हमें अभी तक वो मुहैया नहीं कराया। हमारे कम से कम 1.5 से 2 करोड़ IFMS का पैसा बिल्डर के पास पड़ा है, जिसका ब्याज भी अगर, और ये पैसा अभी नहीं, 2015 में हम सब लोगों ने 95%, यानी अगर मेरा 30 लाख बनता है तो 27.5 लाख रुपये मैंने करीब बिल्डर को दे चुका हूँ, तो उसका भी ब्याज बनता है। बिल्डर अपनी मेंटेनेंस के लिए तो बात करता है, लेकिन हमारे दिए हुए पैसे का कोई हिसाब नहीं देना चाहता। तो हम लोग शासन प्रशासन मीडिया सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, ऐसा क्या कारण है आप लोग पता करें कि रेरा है, जीडीए है, अथॉरिटी है, सब है, लेकिन बिल्डर बेलगाम कैसे? मेरा नाम शुभम स्वामी है और मैं D1104 में रहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर दिन ब दिन स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है कि हम लोग आधारभूत सुविधाओं के लिए भी लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर बिल्डर ने अपनी पूरी सिक्योरिटी हटा ली है, यहाँ पर फायर सेफ्टी के कोई मेजर्स नहीं है, उसके लिए फायर डिपार्टमेंट ने केस किया हुआ है। बारिश के सीज़न में खासकर आप देखेंगे तो पूरे चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, उसके वजह से कई बच्चे घायल भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को एकदम जान माल का नुकसान है। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर अपना हार्ड अर्न मनी देके और फ्लैट्स लेके फंस चुके हैं। हम लोग हर महीने EMIs भरते हैं, हमने पैसा दिया है, लेकिन फिर भी हमारे जो हक की लड़ाई है, जो हमारा फ्लैट है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। ये जो परेशानियां हो रही है इससे काफी आप लोग 2-4 हो रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको कानूनी पहलू से सारा अवस्थी जी ने क्लियर कर दिया है। अब हमारी जो दिक्कत है वो आपको भी पहले भी विदित है और आगे भी हम आपको बताना चाहते हैं कि गेट पे से सिक्योरिटी हटा दी है, सफाई का यहाँ पर कोई साधन नहीं है, सीसी नहीं है, ओसी नहीं है, बिजली का NOC नहीं है, लिफ्ट के लिए हमारे पास कोई NOC नहीं है, फायर का NOC नहीं है। बिल्डर अपनी मनमर्जी करता है और हमारे को मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता है। ओप है और मैं C901 में अभी 1 साल पहले हम लोग आए हैं दिसंबर में। ये महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है खास करके मैं खुद ही एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरी मम्मी रहती है मेरे बेटे के साथ। हम लोग मैक्सिमम वुमेन आई थिंक वर्किंग है और कुछ हाउसमेट्स भी हैं, हाउस मेकर्स भी हैं। हम पूरे दिन घर में अकेले रहते हैं, पीछे सिक्योरिटी नहीं है, गेट पे कोई गार्ड्स नहीं है, हमारी लिफ्ट नॉन वर्किंग है। हर ब्लॉक में मुश्किल से एक लिफ्ट चल रही है, वो भी भगवान भरोसे चल रही है। अभी कुछ देर पहले भी मेरी लिफ्ट ख़राब थी हमारे ब्लॉक की, C ब्लॉक की। हम हमेशा ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें कंप्लेन करते हैं। सुधीर अंकल बेचारे इनिशिएटिव लेते हैं, कॉल करते हैं, हमें बताते हैं कि बेटा मैंने कंप्लेन कर दी है इलेक्ट्रिशियन को, थोड़ी देर में चल जाएगा। परसों सुबह ही 7 बजे के आसपास लिफ्ट बंद थी। मैं अपने बेटे को 9th फ्लोर से नीचे लेकर आई, उसका बस वाला वेट कर रहा था। एंड क्लाइंबिंग बैक ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है एट अ सर्टेन एज। हम तो फिर भी यंग हैं बट काफ़ी लोग नहीं चल पाते, तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैं मजाक में ही कह रही थी अंकल से उस दिन कि मेरा घर बिकवा दो, हम इतने परेशान हैं कि हम 1 साल में ही जाना चाहते हैं। सिक्योरिटी के रीज़न से सोसाइटी में आए थे बट कुछ भी अवेलेबिलिटी सुविधा है नहीं। 2-4 हो रही है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हो? हम चाहते हैं हमें यहाँ सिक्योरिटी मिले और जो बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पैसे लेके हमसे ही वो कह रहा है कि हम मिलना नहीं चाह रहे, हम करना नहीं चाह रहे। हम सब ने अपनी कमाई लगाई है इसमें और हमें रहने के लिए एक नॉर्मल से अपनी सोसाइटी चाहिए। हम जब से यहाँ पे आए हमें 1 साल फरवरी में हो जाएगा, पर
इस सोसाइटी की इतनी जर्जर हालत हो रही है, लिफ्ट में जाते हुए डर लगता है, सिक्योरिटी हट गई है, गंदगी के ढेर हैं। अब आप बताएं कैसे करें। बिल्डर को इतने फ़ोन इन सोसाइटी वालों ने इतना मिलकर बुलाने की भी कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, वो बात ही नहीं करते हैं। अब तो उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया कि मैंने तो यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। अब क्या करें, आगे क्या होना चाहिए। जीडीए भी गए हैं हम, ये नंदग्राम जो थाना इसमें भी गए, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी इन लोगों की, और पता नहीं क्या रीज़न था। उन्होंने यही कहा कि हम बात कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। यही ई ब्लॉक में 1203 पे मेरा फ्लैट है। अभी की कंडीशन ये है कि हम लोग इन्वर्टर पे रह रहे हैं, पावर बैकअप की सुविधा हमारे पास नहीं है, और सिक्योरिटी नहीं है, लिफ्ट की एनओसी नहीं है, और अभी के जिन लोगों ने, मैंने रजिस्ट्री नहीं की हुई है अपने फ्लैट की, जिन लोगों ने रजिस्ट्री की हुई है उनके हालात ये हैं कि जितनी चीज़ें हैं, जैसे आपका लिफ्ट का है कि कोई भी इंसिडेंट वहाँ से केस कोई होता है, या फिर सारी चीज़ें वो लोग सरेंडर कर चुके हैं। जिन चीज़ों के लिए हम लोग बेसिक चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अभी की हालत ये है कि जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है, और बच्चे जो लिफ्ट से आ जा रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे इन लॉज की तबीयत घर में ख़राब है। परसों हम लोगों ने स्ट्रेचर, क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही थी, दोनों लिफ्ट बंद थी, हम लोगों ने स्ट्रेचर मंगा के घर में और 4 लोगों की व्यवस्था करके कि यदि कुछ होता है, क्योंकि बहुत ही कंडीशन ख़राब थी, तो हम लोगों को 13 फ्लोर से नीचे हम लोग कैसे लेके आए, ये बहुत बड़ा रिस्क था। और कम से कम 2 घंटे हो गए थे कि लिफ्ट बंद थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम हर दिन लड़ रहे हैं, और यदि अभी भी कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो हम सब लोगों ने की प्लानिंग है, क्योंकि हम लोग मजबूर हो चुके हैं कि 350 लोग, जितने लोग हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग जीडीए के दफ्तर में जाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा, क्योंकि हमको अपने बच्चों को बचाना है,